प्यारे बच्चों, आज के क्लास में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, कभी कभी बीच में वीडियो कट जाता है, इसके लिए हम सोचे रहते हैं, वो पूरा नहीं कर पाते और जो है उसके लिए हमको दूसरी वीडियो बनानी पड़ती है। चलो, हमने सोचा था युद्ध कला का अर्थ और उपयोगिता दोनों एक ही वीडियो में हो जाएगा, लेकिन क्या हुआ, बीच में कट ही गया। अगर काफ़ी देर तक हाथ इस पर ना रखा जाए तो ये वीडियो कट जाता है स्वयं ही। ठीक है बच्चों, चलिए फिर दूसरे वीडियो के लिए हम लोग तैयार होते हैं। तो हम लोग वही पढ़ेंगे, बीए फाइनल ईयर थर्ड पेपर का अगला भाग। इसमें हम लोग पढ़ेंगे बच्चों युद्ध कला का अर्थ तथा उपयोगिता, इस चैप्टर का शेष भाग। बच्चों, उसमें हम जो है युद्ध कला का अर्थ लगभग जो है पूर्णतः स्पष्ट कर चुके थे। युद्ध कला का अर्थ बार बार वही चीज़ बताया जा रहा है, बार बार वही चीज़ बताया जाना पड़ता है। फिलहाल सिलेबस में आप लोगों के जब समरतंत्र भी है, युद्ध कला भी है, तो क्या किया जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जैसे हमने बताया, युद्ध कला का अर्थ सामान्य तौर पे युद्ध भूमि में सैनिकों के प्रयोग की कला, पैंतरेबाजी, युद्ध चाल, यौद्धिक हथियारों के प्रयोग की कला युद्ध कला है। उसके बाद दोनों सेनाओं के सेनापति अपनी और अपने शक्ति का आकलन करके जो युद्ध की तकनीकी बनाते हैं, वही युद्ध कला है। अपने पास जो संबंध, जो शत्रु के पास जैसे जो उपलब्ध साधन होते हैं, उपलब्ध के हथियारों की क्वालिटी, अपने हथियारों की क्वालिटी जैसी भी होती है, उसी के अनुरूप जिस युद्ध भूमि का चुनाव करते हैं, जिस मौसम का चुनाव करते हैं जो कि अपने लिए लाभदायक एवं शत्रु के लिए हानिकारक हो। ठीक है बच्चों, युद्ध कला सब उसी के अंतर्गत सब कुछ युद्ध कला भी युद्ध कला के अंतर्गत वो सब कुछ आता है जो जनरल अपने विजय के लिए निर्धारित करता है, जो सेनाध्यक्ष अपने लिए निर्धारित करता है। चाहे वो रणनीति बनाना हो, चाहे मौसम का चुनाव हो, चाहे भूमि का चुनाव हो, चाहे सैनिकों, चाहे मनोबल गिराने की मनोवैज्ञानिक तरीके अपनाएं, चाहे आर्थिक, चाहे जैसे भी हो। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग पढ़ेंगे युद्ध कला की उपयोगिता। उसमें हम अर्थ स्पष्ट कर दिए थे, आज हम लोग पढ़ेंगे उपयोगिता। ठीक है, इसमें हम लोग पढ़ रहे हैं युद्ध के मैदान में अगर सेनापति के जो प्रमुख लक्ष्य होते हैं, युद्ध के मैदान में सेनापति के प्रमुख लक्ष्य होते हैं जिसे सेनापति प्राप्त करने के लिए हर संभव प्रयास करता है। जैसे, ठीक है बच्चों, अर्थात कहने का मतलब युद्ध कला की उपयोगिता इसलिए होती है कि युद्ध कला में ही ये लक्ष्य निर्धारित कर दिए जाते हैं कि हमको किन किन लक्ष्यों पे अटैक करके हमको विजय प्राप्त करना है। उसमें यह निर्धारित होती है कि हमको किन परिस्थितियों में या विजय हेतु जो महत्वपूर्ण तकनीक होती है, जो महत्वपूर्ण टेक्नोलॉजी होती है, उसी को अपनाया जाता है कि विजय के लिए क्या आवश्यक होता है। ठीक है, युद्ध कला उसी के अनुरूप निर्धारित होती है। जैसे पहले देखा जाए बच्चों, खास करके मुस्लिम आक्रांता, जब राजपूतों के बीच में युद्ध होता था तो मुस्लिम राजपूत सेनापति जो होते थे, ये जो है स्वयं अपना युद्ध कौशल प्रदर्शित करते थे, जबकि जो मुस्लिम सेनापति जो होते थे अपने आप को सुरक्षित रखते थे और उनका संपूर्ण लक्ष्य होता था शत्रु का सेनाध्यक्ष। जब सेनाध्यक्ष जो कि मारा जाता था या राजा मारा जाता था तो सेनाएं कितनी भी ताकतवर हो, स्वयं भी भाग खड़ी होती हैं। अर्थात युद्ध में विजय का एक सबसे आसान तरीका होता था कि सेनापति या युद्ध सेनाध्यक्ष को लक्ष्य बनाया जाए, चाहे वो राजा ही क्यों ना। चलिए इसमें देखते हैं। तो इसी तरह बच्चों, युद्ध कला की उपयोगिता जो है, इसमें भी जनरल युद्ध के प्रमुख तत्वों का युद्ध को जीतने हेतु महत्वपूर्ण कार्रवाई का वर्णन करता है जो कि युद्ध के विजय के लिए आवश्यक हो। मौसम का चुनाव, चाहे जैसे भी हो, सब जो है उसी में अंतर्गत आती है। तो उपयोगिता क्या होता है? पहला प्रयास क्या होता है? विजय प्राप्त करना। दूसरा क्या होता है? अगर विजय आसानी से प्राप्त हो जाए तो अति उत्तम है। और तीसरा क्या है? अगर कम लागत से युद्ध का लक्ष्य प्राप्त हो जाए तो और भी उत्तम है। कम लागत का मतलब कम से कम हानि उठाते हुए विजय प्राप्त करना। ठीक है बच्चों, प्रयास यह किया जाता है कि हमारी हानि कम हो, क्योंकि युद्ध में हानि ही हानि तो होती है। जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है। जैसा कि फुनतुजू ने कहा है, फर्स्ट पेपर में आपको पहले ही चैप्टर में हमने आपको पढ़ाया था कि फुनतुजू ने कहा था कि युद्ध राज्य का एक बृहत् कार्य है, जीवन और मृत्यु का क्षेत्र है, सुरक्षा एवं विनाश का मार्ग है। इसका अध्ययन बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध इतना महत्वपूर्ण विषय होता है कि एक राष्ट्र की सुरक्षा और राष्ट्र की बर्बादी
सेना अध्यक्ष या सेनापति की कार्य कुशलता पर ही होता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे हम लोग इसमें पढ़ते हैं। कम लागत से युद्ध के लक्ष्य को प्राप्त करना, न्यूनतम हानि उठाते हुए शत्रु को अधिकतम हानि पहुंचाना अर्थात विजय प्राप्त करना, और सेनापति द्वारा प्रयास किया जाना कि शत्रु अपने संपूर्ण साधनों का प्रयोग ना करने पाए अर्थात अप्रत्यक्ष उपायों द्वारा शत्रु के लड़ने की क्षमता को ही समाप्त करना। अर्थात संपूर्ण साधनों का प्रयोग ना करने पाए का मतलब अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा साधन उसके पास संचार रेखाओं को काटकर उसके पास पहुंचने ही ना दिया जाए, या उस पर अन्य साधनों पर अधिकार कर लेने से शत्रु अपने संपूर्ण साधनों का प्रयोग नहीं करने पाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग। शत्रु को किंकरतब विमूढ़ करना, ये आश्चर्यचकित करने वाली स्थिति है कि आश्चर्यचकित करने वाली जो गतिविधियां हैं उसको अपनाए जाने से शत्रु किंकरतब विमूढ़ हो जाता है, अर्थात वो कार्य कीजिए शत्रु के विरुद्ध जिस कार्य की शत्रु को संभावना ही ना हो, तो शत्रु के दिमाग पे ये जोर पड़ेगा कि हम क्या करें क्या ना करें। जैसे कहते हैं ना, जब व्यक्ति जो है कभी डिसबैलेंस हो जाता है, मानसिक स्थिति उसकी गड़बड़ा जाती है, तो कहती है ना कि हमारे तो समझन में नहीं आवत बा, हम का करी का ना करी। ठीक है बच्चों, तो वही स्थिति बच्चों सेनाओं में भी होता है। अगर जिन स्थितियों को शत्रु ने आकलन करके ये संभावना व्यक्त सोच ली है कि शत्रु हमारा इस पर आक्रमण करेगा, अगर और जिन स्थितियों का आकलन कर लेता है कि ये हमारा क्षेत्र सुरक्षित है, यहाँ शत्रु आक्रमण नहीं करेगा, तो ऐसी स्थिति में वो कार्य जब किया जाए जिसकी शत्रु को संभावना ही ना हो, जो शत्रु अपने दिमाग में सोच कर ही ना रखा हो, तो उससे जो है शत्रु अचानक आश्चर्यचकित होगा। ठीक है बच्चों, आश्चर्यचकित होना ये भी युद्ध का एक क्या बोलते हैं, युद्ध कला का एक भाग है। तो वही है, तो उस स्थिति में शत्रु जो है किंकरतब विमूढ़ हो जाएगा, अर्थात क्या करें क्या ना करें उसके अंदर ये चीज़ें भर जाएंगी। ठीक, और शत्रु पर मनोवैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करके उसका मनोबल गिराना, और युद्ध नीतिक चालों द्वारा यह प्रयास किया जाता है कि वास्तविक युद्ध से पहले ही विजय प्राप्त हो जाए, अर्थात वास्तविक युद्ध के पहले ही शत्रु पर दहशत बनकर छा जाओ। ऐसा हिटलर का विचार था कि वास्तविक युद्ध के पहले अगर शत्रु पर दहशत बनकर छा गए, अगर शत्रु दहशत में आ गया, आपका आतंक उसके दिमाग में चढ़ गया, तो शत्रु की लड़ने की क्षमता समाप्त हो जाती है, और बगैर वास्तविक युद्ध के पहले ही, बगैर युद्ध लड़े ही आपको विजय प्राप्त हो सकती है। बच्चों, नेपोलियन के बारे में जनरल हैमिल्टन ने कहा था, जिन्होंने उसको बंदी बनाया था, कि नेपोलियन की युद्ध भूमि में उपस्थिति मात्र ही 40,000 सैनिकों के बराबर होती थी। बताइए, अगर वो युद्ध भूमि में मौजूद है तो समझ लीजिए 40,000 सैनिक मौजूद हैं। ऐसी स्थिति में जिसके पास 40,000 सेना ना हो, क्या वो नेपोलियन अकेले युद्ध लड़ेगा? कहने का मतलब यही है कि नेपोलियन स्थिति का आकलन करके इतना जो है शत्रु पर दहशत टाइप का बन जाता था, क्योंकि युद्ध का देवता कहा जाता था, और अधिक बहुत से युद्धों का इसने सफलतापूर्वक जो है संचालन भी किया था। लगभग अपने लाइफ में 40 से 50 युद्धों के बीच में इसने जो है युद्ध लड़े थे। बच्चों, फिलहाल युद्ध की संख्या में बहुत से विद्वानों ने अलग अलग संख्या का वर्णन किया है, कुछ ने 40 लिखा है तो कुछ ने 60 लिखा है, तो हम ये मान सकते हैं कि 40 और 60 के बीच में इसने युद्धों का संचालन किया है। तो कहने का मतलब अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा जो है बहुत बड़ा से बड़ा जो है, अगर क्या बोलते हैं, बड़े से बड़ा अगर सेना अध्यक्ष भी रहा होगा, तो इतने युद्ध लड़ना सबके लिए संभव नहीं है, ना ही इन्होंने लड़ा भी था, लेकिन फिर भी नेपोलियन को इसीलिए कहा जाता है ये नेपोलियन युद्ध का देवता है। तो युद्ध का देवता इसीलिए कहा जाता है कि वो जो है सबसे ज़्यादा युद्ध लड़ने वाला नेपोलियन था, और अधिकांश युद्धों में विजय प्राप्त करने वाला भी वही था। ठीक है, तो नेपोलियन युद्ध में अकेले ही 40,000 सैनिकों के बराबर होता था। तो इसमें जो ये कहा जाता है युद्ध की उपयोगिता, अर्थात पहले ही अगर दहशत बनकर छा गए तो अधिक जो है विजय प्राप्त करने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, अधिक हानि नहीं उठाना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो स्ट्रैटेजी और युद्ध कला की जो उपयोगिता है वो यही है कि कम से कम हानि उठाते हुए विजय प्राप्त करना, ऐसी युद्ध नीति तैयार करना, ऐसा समरतंत्र तैयार करना, ऐसी युद्ध कला को अपनाना।
ठीक है बच्चों। अब ये सब जो है निर्भर करती है कि हमारा सेनाध्यक्ष या सेनापति कितना कुशल, कितना ट्रेंड है। ठीक है बच्चों, चलिए अब इसमें लगभग और कुछ भी नहीं बचा है। आगे हम लोग पढ़ेंगे अगली यूनिट चतुर्थ, युद्ध के कारण और विधियाँ। ठीक है बच्चों, चलिए फिर आप लोग पढ़िए लिखिए, मस्त रहिए, खुश रहिए।